नमस्कार विद्यार्थियों। हम गोद निषेध नीति के बारे में जान रहे थे कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो दी गई जो नीति थी गोद निषेध नीति, उसकी हमने परिभाषा जानी और लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को क्रियान्वयन करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए उनके बारे में जाना। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे गोद निषेध नीति के तहत सम्मिलित किए गए राज्य। विद्यार्थियों, हमने प्रथम भाग के अंतर्गत गोद निषेध नीति को अच्छे से समझ लिया था, क्या उसकी परिभाषा थी उसको हमने जान लिया था और किस प्रकार लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के जो कारण थे उनके बारे में भी हमने जान लिया और किस प्रकार जो लॉर्ड डलहौजी है उसका ब्रिटिश शासन के माध्यम से या ब्रिटिश जो सार्वभौम सत्ता थी उसके माध्यम से भारत के अंतर्गत जो विलयकरण की नीति है उसको भी हमने डिटेल से जान लिया था। अब विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम जानेंगे कि जो गोद निषेध नीति है उसके तहत सम्मिलित किए गए राज्य। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे गोद निषेध नीति के तहत जो सम्मिलित किया गया राज्य था उसका नाम था सतारा। तो विद्यार्थियों, जो सतारा है वो पेशवाओं के नियंत्रण के अंतर्गत था और गवर्नर जनरल का जो है पद संभालने के कुछ दिनों बाद ही डलहौजी को सतारा की समस्या का सामना करना पड़ा। और समस्या क्या थी विद्यार्थियों कि पेशवा है उसके पतन के पश्चात लॉर्ड जो हेस्टिंग्स है उसने सतारा का छोटा सा राज्य था वहाँ पर शिवाजी का जो वंशज था जिसका नाम था प्रताप सिंह, उसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वो सारी चीज़ें हमने उसको दे दी थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने उसकी स्वतंत्रता उनको दे दी थी और 1839 ईस्वी के अंतर्गत जो कंपनी सरकार ने जो प्रताप सिंह है, तो विद्यार्थियों हम जान लें कि जो लॉर्ड डलहौजी की जो गोद निषेध नीति थी उसकी चर्चा के अंतर्गत जो सतारा है उसको हमने जो लॉर्ड डलहौजी है उसने 1839 के अंतर्गत कंपनी सरकार ने जो प्रताप सिंह है उसको हटा दिया पद से और उसके बाद जो उसका भाई था अप्पा साहब उसको सतारा का शासक बना दिया। और 1848 ईस्वी में जो अप्पा साहब है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र नहीं रहता, परंतु उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही जो है वेंकट राव नामक लड़के को वो गोद ले लेता है। जब डलहौजी के सामने वेंकट राव आता है उत्तराधिकारी के रूप में तो लॉर्ड डलहौजी उसकी मान्यता देने से मना कर देता है और डलहौजी ने उसके उत्तराधिकार को क्या करता है अमान्य करते हुए सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत वो मिला लेता है। तो विद्यार्थियों, किस प्रकार देखिए स्थिति कैसी बनी है कि उसको अमान्य करार दे करके सतारा के जो शासक हैं उसको अमान्य करार दे करके जो डलहौजी के द्वारा जो है उसको सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया। तो 1818 के अंतर्गत 1818 ईस्वी में जो सतारा के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी जिसमें सतारा का जो शासक है उसकी स्वतंत्र सार्वभौमिकता और इस स्थिति में निरंतर बनाए रखना स्वीकार कर लिया था कि इस दृष्टि से सतारा प्रथम श्रेणी का राज्य था, परंतु डलहौजी ने उसे एक आश्रित राज्य मान करके ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। डलहौजी के इस कदम को न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। इंग्लैंड में भी उसके इस कार्य की क्या है काफ़ी निंदा की गई थी, परंतु डलहौजी कंपनी की आय में वृद्धि करना चाहता था। उसका एकमात्र उद्देश्य था कंपनी की आय में अधिक से अधिक वृद्धि करती। विद्यार्थियों, हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि इंग्लैंड के अंदर इस समय जो औद्योगिक क्रांति है वो काफ़ी विकास की ओर थी और उसके लिए अधिक से अधिक माल, कच्चा माल और पैसे की आवश्यकता थी। और जो लॉर्ड डलहौजी एकदम यंग ब्लड था और वो चाहता था कि इंग्लैंड का अधिक से अधिक विकास हो, इसलिए वो जो भी साम दम दंड भेद के माध्यम से जो इंग्लैंड है उसका विकास चाहता था, उसकी आय में वृद्धि का चाहता था। इसके लिए वो तर्क वितर्क न करते हुए जो उसको उचित लगता था उसके हिसाब से कार्य करा। हालांकि जो 1818 के अंतर्गत सतारा ने संधि के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक संधि कर ली थी, पर उस संधि को भी उसने दरकिनार करते हुए एकमात्र अपना उद्देश्य अपना जो साम्राज्य उसका विस्तार करते हुए ही उस उद्देश्य को मानते ही सतारा को उसने जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया। हालांकि इसके जो कार्य है इसकी काफ़ी निंदा की गई है, परंतु डलहौजी कंपनी की आय में वृद्धि करना चाहता था। इससे कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हो सकती थी और बम्बई से कलकत्ता के माध्यम का जो राजमार्ग था वो भी खोला जा सकता था। सेना के आवागमन की व्यवस्था की दृष्टि से सतारा का क्षेत्र भी काफ़ी उपयोगी था। इन्हीं से प्रेरित होकर जो सतारा है उसने जो है सतारा डलहौजी है उसने सतारा को हस्तगत किया। तो विद्यार्थियों, जो पहला जो राज्य था गोद निषेध नीति के तहत जो अपनाया गया जो राज्य था उस राज्य में हमने देखा कि सतारा को किस प्रकार
जो है ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत मिलाया गया। अब हम बात करते हैं नंबर 2 जो राज्य जो मिलाया गया उसका नाम था जैतपुर। तो जैतपुर की स्थिति अगर हम नक्शे के अंतर्गत देखें तो उसकी स्थिति है बुंदेलखंड के अंतर्गत, और बुंदेलखंड के अंदर जो जैतपुर है वो एक छोटा सा राज्य था। उसका क्षेत्रफल लगभग 165 वर्ग मील के आसपास ही था। और यहाँ के जो तत्कालीन शासक ने जब गवर्नर जनरल से गोद लेने की अनुमति मांगी, क्योंकि वो निसंतान थे, तो लेने की अनुमति मांगने की प्रार्थना करी, तो डलहौजी ने स्पष्ट शब्दों में उसको मना कर दिया। और शासक की मृत्यु के पश्चात 1849 में जैतपुर को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया। तो सीधी सी प्रोसेस है। जब डलहौजी को पता चला कि कंपनी की आय में अधिक से अधिक वृद्धि करनी है और ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना है, ऐसी स्थिति के अंदर डलहौजी ने साम दाम दंड भेद के माध्यम अगर हम कहें तो उस स्थिति को अपनाते हुए उसने जैतपुर को भी जो है अपने अधीन कर लिया। इसके बाद नंबर 3 है संबलपुर। संबलपुर एक छोटा सा राज्य है और जो बंगाल के दक्षिण पश्चिम सीमा पर था। यहाँ का जो शासक था वो था नारायण सिंह, और उसके कोई पुत्र नहीं था और ना ही उसने किसी बच्चे को गोद लिया था। 1849 के अंतर्गत नारायण सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी जो विधवा रानी है वो शासन को चलाती है या उसके लिए डलहौजी से स्वीकृति मांगती है। और डलहौजी तो इसी फिराक में रहता है, परंतु डलहौजी ने उसके जो अधिकार है उसकी मान्यता नहीं दी और संबलपुर को भी ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत मिला लिया। इसी क्रम में नंबर 4 है बागठ। बागठ पंजाब की सीमा पर एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था और 1849 में बागठ के राजा थे विजय सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के पश्चात ना तो उनके कोई पुत्र होता है, न ही उन्होंने किसी प्रकार का कोई गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र रहता है, जिसके पूर्व में मरने से पूर्व ही जिसे घोषित कर दिया था, ऐसी स्थिति भी नहीं थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका जो छोटा भाई था उमेश सिंह, उसने अपना उत्तराधिकार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करा, परंतु डलहौजी ने उसका उत्तराधिकार को अमान्य कर दिया और बागठ को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। डलहौजी के जो उत्तराधिकारी थे कैनिंग ने डलहौजी के निर्णय को रद्द करते हुए बागठ का राज्य जो है उमेश सिंह के पुत्र है उसको लौटा दिया था। तो लॉर्ड कैनिंग, आपको पता है विद्यार्थियों कि लॉर्ड डलहौजी के पश्चात 1857 की क्रांति है उससे पूर्व जो है लॉर्ड कैनिंग आते हैं और लॉर्ड कैनिंग को लगता है कि डलहौजी ने जो निर्णय लिया था वो गलत है। ऐसी स्थिति में, या दूसरे शब्दों में कहें कि उमेश सिंह से उनके अच्छे संपर्क थे, इसलिए जो है लॉर्ड कैनिंग ने जो उमेश सिंह के जो पुत्र है उसको जो बागठ है वो राज्य सौंप दिया था। इसी क्रम के अंतर्गत जो 5वां राज्य था वह था उदयपुर, और ये उदयपुर राजस्थान का उदयपुर न हो करके मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित था। मध्य प्रदेश की सीमा पर था ये। मध्य प्रदेश की सीमा पर उदयपुर राज्य स्थित था और इस राज्य का जो क्षेत्रफल था विद्यार्थियों लगभग 2000 वर्ग मील के आसपास था। और यहाँ के जो शासक हैं वो निसंतान ही मर गए थे और इस पर डलहौजी ने उनके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। परंतु कैनिंग ने यहाँ पर भी डलहौजी के निर्णय को रद्द करते हुए जो यहाँ पर जो शासक भविष्य में जो उत्तराधिकारी के रूप में अपना दावा प्रस्तुत कर रहे थे उनको उन्होंने राज्य लौटा दिया। विद्यार्थियों, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो जिज्ञासु वाली जो रियासत थी झांसी, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या स्थिति उत्पन्न होकर के आई, कि किस प्रकार से उसे गोद निषेध नीति के तहत सम्मिलित किया गया और 1857 की जो क्रांति होती है, विद्रोह होता है या विप्लव होता है, उसके अंतर्गत किस प्रकार से जो झांसी है उसकी कौन से अधिकारों को हनन किया गया जिससे वो प्रमुख रूप से निकल करके आती है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि झांसी की मानचित्र में स्थिति क्या है। झांसी है राज्य है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है और बुंदेलखंड है उसके पास में स्थित है और सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो 1818 की जो संधि हुई थी उस संधि के अंतर्गत जो झांसी है उसने कंपनी का संरक्षण भी प्राप्त कर लिया था और उसी संधि के तहत झांसी के अंतर्गत राजा रामचंद्र राव थे वो शासन कर रहे थे और उनके जो वंशानुगत है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन कर रहे थे। इसी बीच 1835 के अंतर्गत रामचंद्र राव की मृत्यु हो जाती है और उनके कोई पुत्र नहीं था और मरने से पहले उन्होंने जिस बच्चे को गोद लिया था उसको जो है कंपनी सरकार ने अमान्य करार दे दिया था। इसी स्थिति में कंपनी सरकार ने इसलिए अमान्य करार दे दिया था क्योंकि रामचंद्र जो राव थे उनके चाचा थे रघुनाथ राव, उन्होंने अपना दावा प्रस्तुत करा और अंग्रेजों ने उसके दावे को सही मानते हुए
जो है झांसी को उनका राजा बना लिया गया। 1838 के अंतर्गत जो है रघुनाथ राव है उसकी, और संयोग से 1838 के अंतर्गत जो रघुनाथ राव थे जिसे अंग्रेजों ने राजा बनाया था झांसी का, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और उसके पश्चात जो रघुनाथ राव है उसके पश्चात जो उसका पुत्र है गंगाधर राव, हाँ जी, तो रघुनाथ राव के पश्चात जो गंगाधर राव है वो झांसी के शासक बनते हैं। और 1835 के अंतर्गत 1853 के अंतर्गत हम बात करते हैं तो गंगाधर राव है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और गंगाधर राव है उसके भी जो भी है निसंतान रहता है, और उसकी पत्नी रहती है रानी लक्ष्मीबाई। और जो रानी लक्ष्मीबाई है उसने आनंद राव नामक जो बालक है उसको वो गोद लेती हैं। और इसी बीच में क्या होता है कि जो झांसी के अंग्रेज है वो रेजिडेंट उनको बुला करके अनुरोध करते हैं कि वह उस बच्चे को उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन विद्यार्थियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि डलहौजी की जो नीति थी वो क्या थी, जो झांसी है उसको हड़पने की थी, उसकी नीयत थी वो झांसी को लेकर के सही नहीं थी। इसलिए उसने झांसी को एक आश्रित राज्य बताया, और इस आधार पर झांसी के जो राजा है उसे किसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं बताया, और इसी गोद नहीं लेने के अधिकार से ही उसने जो झांसी है उस पर अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश की। तो इसी क्रम में विद्यार्थियों हम बताएंगे कि अगला जो है उसके पश्चात जो फरवरी 1854 के अंतर्गत है झांसी को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत मिला लिया जाता है, और झांसी है उस पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण आ जाता है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम देखेंगे कि जो गोद निषेध नीति है उसमें जो अंतिम जो हमारा राज्य है वो सम्मिलित किया गया है वो है नागपुर। और नागपुर की स्थिति हम देखें तो मानचित्र के अंतर्गत अगर हम महाराष्ट्र है उसके अंतर्गत जो उसकी वर्तमान में जो राजधानी है उसके निकट ही उसकी स्थिति निकल करके आती है। और जो गोद प्रथा है उसके संबंध में डलहौजी है वह अन्य राज्य से उससे भी निपटना चाहता था। और जो उसकी विलयकरण की नीति थी उसके अंतर्गत क्या था, जो नागपुर का जो राज्य था वह बहुत अधिक समृद्ध था, बहुत बड़ा था, और 18,000 जो वर्ग मील क्षेत्र के अंतर्गत फैला हुआ था। उसकी जो आय थी वो 40 लाख रुपए वार्षिक थी, और नागपुर पर अधिकार हो जाने से कंपनी अपने बिखरे हुए जो क्षेत्र था उसको संगठित कर सकती थी। हैदराबाद से लेकर के मध्य भारत तक की एक जो इकाई है उसको रूप से उसको संगठित कर सकती थी। इस संबंध में बम्बई से कलकत्ता के मध्य का जो संपूर्ण क्षेत्र है कंपनी के सीधे नियंत्रण में आ जाता, जिससे व्यापार की वृद्धि की संभावना थी। इन्हीं सभी संभावना के कारण जो है डलहौजी है उसको नागपुर से हड़पने की निश्चय किया। 1818 के अंतर्गत नागपुर भी जो है कंपनी के द्वारा जो है संधि कर चुका था, और नागपुर के जो प्रसिद्ध जो भोसले राज्य थे उनको भी संरक्षण ले लिया था। तो संधि के अनुसार जो भोसले राजवंश है उसका एक बच्चा था रघुजी भोसले तृतीय को नागपुर का शासक है वो स्वीकार कर लिया गया था। और 1830 में जब रघुजी तृतीय अवयस्क थे तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो अपना जो दावा है उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत करा, और प्रस्तुत करने के पश्चात जो ब्रिटिश साम्राज्य या दूसरे शब्दों में हम कहें लॉर्ड डलहौजी हैं उसने अपना उस क्षेत्र के अंतर्गत नियंत्रण करना, अपने क्षेत्र के अंतर्गत लाना, उसको सम्मिलित करना, ये उसका मूल उद्देश्य था। तो ऐसी सूरत के अंतर्गत जो लॉर्ड डलहौजी था वो जो ब्रिटिश आय में अधिक से अधिक वृद्धि करना चाहता था और ब्रिटिश साम्राज्य को संपूर्ण भारत के अंतर्गत फैलाना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड डलहौजी हैं वो जो रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है जब 1857 में, और उनके कोई पुत्र नहीं होता है। ऐसी स्थिति में रघुजी ने जो नागपुर में जो ब्रिटिश रेजिडेंट है से किसी बच्चे को गोद लेने के संबंध में गवर्नर जनरल से अनुमति मांगने को कहा, परंतु जो रेजिडेंट रघुजी की बात को टालते रहे, और इसी बीच जो रघुजी है उसने अपने जीवन काल में किसी बच्चे को गोद नहीं ले सका और निसंतान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो लॉर्ड डलहौजी है वो कहता है कि जो नागपुर के जो शासक हैं उन्होंने अपना जो उत्तराधिकार के रूप में किसी प्रकार का दावेदार प्रस्तुत नहीं किया है, और ऐसी स्थिति में नागपुर का जो विलय है जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो नागपुर का जो विलय है वो न्याय संगत है। परंतु डलहौजी ने इसी को आश्रित राज्य ठहरा करके अपने पक्ष को मजबूत बनाने का प्रयत्न किया, और नागपुर को हस्तगत करने के संबंध में लॉर्ड डलहौजी ने भी ये तर्क दिया है कि इस राज्य के जो विलीनीकरण में राज्य के जो निवासी है उसके हितों की क्या रहेगी, सुरक्षा रहेगी। परंतु हुआ इसके ठीक विपरीत, वह उसकी सुरक्षा तो नहीं कर सका अपितु उसको
अपने जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत मिला लिया। तो विद्यार्थियों, हमने जान लिया कि गोद निषेध नीति के तहत जो 7 राज्य जो इन्होंने सम्मिलित किए उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है।